students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start our second chapter of political science, that is era of one party dominance. In first chapter we have discussed about the major challenges of nation building, and one of the major challenge was to establish democracy in India just after independence. कि डेमोक्रेसी को जो है एस्टैब्लिश करना वो भी इंडिपेंडेंस के बिल्कुल बाद। और ऑलरेडी हमने देखा कि आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, साथ के साथ प्रिंसली स्टेट्स को भी इंटीग्रेट करना था, वो भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। साथ में डेमोक्रेसी के वे से देश में फंक्शन करना, रूल करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। On 26 January 1950, when our constitution came into effect, then it was clearly stated in our constitution that country shall be run by democratic elected government. अब डेमोक्रेसी है क्या है ये डेमोक्रेसी? Democracy is the form of government in which people have the right to choose their leaders, and elected leaders rule over the country on the behalf of people. यानी कह सकते हैं इन शॉर्ट टर्म में डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट एंड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी डेमोक्रेसी लोगों के लिए काम करने वाली और लोगों द्वारा चुनी हुई एक गवर्नमेंट है। अब डेमोक्रेसी है तो लानी है अगर डेमोक्रेसी तो इलेक्शंस भी कराने हैं, क्योंकि इलेक्शंस के बिना तो डेमोक्रेसी मीनिंगलेस है। तो इलेक्शंस कराने के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1950, क्योंकि इलेक्शन कराने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की ही होती है। इवन इलेक्शन की डेट अनाउंस करने से लेकर उसके रिजल्ट डिक्लेरेशन का सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही होता है। सुकुमार सेन वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and it was expected to held first general election in 1950. ऐसा माना गया था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1950 में करा लिए जाएंगे, बट ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्शंस कराने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कि सबसे पहला काम तो ये होता है कि पूरे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स कि निर्वाचन क्षेत्र की एक एरिया पॉपुलेशन वाइज डिवाइड करना, कि जहाँ से कोई कैंडिडेट डिफरेंट पार्टीज़ के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वहाँ पर खड़े होंगे और लोग उनको वोटिंग से अपना लीडर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई पूरे इंडिया में वो 3200 MLAs के लिए और 489 MPs के लिए, यानी इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए बनाई गई और 489 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनाई गई। इनको हम लोकल लैंग्वेज में सीट्स भी कहते हैं, कि इतनी सीट्स जो हैं वो MLAs की थी और इतनी MPs की थी। तो इस काम में काफ़ी टाइम लग गया था। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाद यहाँ पर वोटर लिस्ट बनाई गई। अब वोटर लिस्ट को हम जो है इलेक्टरल रोल भी कहते हैं। उसमें क्या था कि कितने हमारी कंट्री में एलिजिबल वोटर्स हैं। तो उस फर्स्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए तो उस समय 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, जिनमें से 40 लाख विमेन थी। और उस लिस्ट में विमेन्स की जो एंट्री हुई वो उनका मतलब किस तरह से हुई उनकी एंट्री, वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ के नेम से। यानी उस लिस्ट में विमेन का अपना कोई नेम या सरनेम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि विमेन को इतनी पहचान अपनी अलग से उस समय आइडेंटिटी नहीं मिली हुई थी। लोग जो है वुमेन को अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, कि अगर वो अनमैरिड है तो डॉटर ऑफ, अगर वो मैरिड है तो वो वाइफ ऑफ। तो जब ये लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची तो उन्होंने इस लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये बताया गया कि जो अगला चैलेंज था इलेक्शंस कराने के प्रोसेस में, कि इंडिया में ओनली 15% वोटर्स ही लिटरेट थे। तो उस समय डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट जो है डेवलप्ड कंट्रीज में ही एग्जिस्ट थी, लाइक नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में। बट फर्क क्या था, वहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे थे, बट इंडिया में ओनली 15% ही लोग पढ़े लिखे थे और बाकी सारे इलिटरेट थे। अब वो इलिटरेट पीपल जिनको डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग ही नहीं पता, जिनको पता ही नहीं कि वोट कैसे कास्ट करना है, वोट की वैल्यू क्या है, ऐसे लोगों को ट्रेन कराना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने ओवर 3 लाख ऑफिसर्स और
पोलिंग स्टाफ को ट्रेंड किया, यानी उनको ट्रेनिंग दी गई कि लोग पोलिंग बूथ पे आपके पास वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, उनको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाना है और आपने अपनी अच्छे से ड्यूटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद जो है जो इलेक्शंस हुए हमारी कंट्री में वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर हुए। इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी अभी तक ये वाला प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं किया गया था। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था, बट हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस की जस्ट आफ्टर फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहे हैं, वो भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल के साथ, यानी कि सबको वोटिंग राइट मिलेंगे, इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलेंगे, चाहे वो मेल है, फीमेल है, पुअर है, रिच है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, उसको यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और सब अपने वोटिंग राइट्स को एंजॉय करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर इलेक्शंस जो मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करना था पूरी कंट्री को, उसके बाद वोटर लिस्ट मेंटेन करनी थी, इतने सारे स्टाफ मेंबर को ट्रेनिंग दी गई, तो इस सारे काम में जो है काफ़ी टाइम लग गया था। तो हमारे इलेक्शंस जो 1950 में होने थे वो नहीं हो पाए थे, 2 टाइम जो है इलेक्शन पोस्टपोन किए गए और फरवरी जो इलेक्शंस फाइनली जो हेल्ड हुए इलेक्शन वो थे अक्टूबर 1951 से लेकर और फरवरी 1952 तक। बट जनरली कहने में ये आता है कि इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो 1952 में ही हुए थे। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनवरी 1952 में ही सबसे ज़्यादा एरियाज में वोटिंग हुई थी। अब उस समय जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो क्या था, कैसे लोग जो हैं जब वोट कास्ट करने गए तो उन्होंने कौन सा मतलब एक मेथड अडॉप्ट किया, वो था बैलेट पेपर सिस्टम। बैलेट पेपर क्या होता है कि जब आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए तो आपको एक पेपर दिया जाता है और उस पेपर के ऊपर डिफरेंट कैंडिडेट्स के नेम होते हैं, साथ में उनके जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो उस पेपर के ऊपर होते हैं। तो जिसने भी वोट कास्ट करना है उस पेपर के ऊपर जिसको वो वोट देना चाहता है जिस कैंडिडेट को, तो उसके ऊपर वो स्टैंप लगाता है, फिर पेपर को फोल्ड करके वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, उन बैलेट बॉक्स में पेपर डाल दिया जाता है। बाद में जब इलेक्शन का ये सारा प्रोसेस ओवर हो जाता है, पोलिंग सिस्टम सारा ओवर हो गया, तो उसके बाद सारे बॉक्सेस को कलेक्ट करके उनमें से पेपर्स निकाल के सारी काउंटिंग होती है। तो इस सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गया था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई, वोटर लिस्ट बनाई गई, उसके बाद इलेक्शन की कैंपेनिंग की गई, नॉमिनेशन लेटर्स फिल किए गए और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक काफ़ी टाइम लग गया था। तो जो रिजल्ट आया हमारे फर्स्ट इलेक्शन का, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, तो उसमें कांग्रेस पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी सीट्स मिली और हमारे जो इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे दैट बिकेम ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड को भारत ने ये दिखा दिया कि आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में जनरल इलेक्शन हुए और जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी कहीं ज़्यादा वोटिंग हुई, लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ पर विनर डिक्लेयर किया गया। तो जो रिजल्ट आया उसको ना सिर्फ विनिंग पार्टी ने ही एक्सेप्ट किया बल्कि जो लूजर्स थे, यानी जिन पार्टीज के फेवर में मेजॉरिटी सीट्स नहीं आई थी, उन्होंने भी इस रिजल्ट को एक्सेप्ट किया। तो बहुत ही फ्री एंड फेयर मैनर से इलेक्शन हुए, सक्सेसफुली और बहुत ही पीसफुल मैनर से कंडक्ट हुए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडिया के लिए अचीवमेंट थी कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहे हैं और ऐसा कंट्री जहाँ पे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने सारे बैरियर्स हैं, लोगों को इलेक्शंस की समझ नहीं है, डेमोक्रेसी का मीनिंग भी नहीं पता, ऐसी कंट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कराना और इतनी बड़ी जीत के साथ, तो ये बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि अचीवमेंट थी हमारी कंट्री के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम स्टडी करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी उसने कितनी सीट्स हासिल की और क्या रीजंस थे, बल्कि 1952 ही नहीं, उसके बाद जो 1957, 1962 3 टाइम जो जनरल इलेक्शन हुए वहाँ हर बार कांग्रेस की ही सरकार बनी। क्या रीजंस थे कि इतना लॉन्ग पीरियड तक वन पार्टी का डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी डोमिनेंस रहा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।